वेलकम टू द डिबेट। मैं हूँ नालिनी आर्या और आज हम अपने शो सोल स्यापा पर एक स्पेशल गहन चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसी चर्चा जिसे हर इंसान ने कभी ना कभी अपने अकेलेपन में ज़रूर महसूस किया होगा। बिल्कुल। मतलब अगर सब कुछ आपकी मेहनत और लगन पर ही निर्भर करता है तो सख्त धूप में दिन के 12 घंटे ईंट उठाने वाला एक मजदूर आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर हमारे समाज का भेदभाव और सिस्टमिक प्रिविलेज? सही बात है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राइट। आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही क्लियर प्रिसिजन होती है। आपके हाथ में दर्द है, आप एक्सरे करवाते हैं और डॉक्टर उस सफ़ेद जैगेड लाइन को पॉइंट करके कहता है कि हाँ, हड्डी यहाँ से टूटी है। ये क्लैरिटी हमें पसंद है, पर जब हम लाइफ के फेलियर्स, हमारी मेहनत और नतीजों के बीच का कनेक्शन ढूंढने निकलते हैं तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। एग्जैक्टली, सब कुछ धुंधला हो जाता है। एक बहुत ही आम सवाल है जो हम सब खुद से पूछते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, फिर भी मुझे वो प्रमोशन नहीं मिला। इज दिस माई कर्मा और जस्ट बैड किस्मत? तो आज का हमारा सेंट्रल क्वेश्चन यही है, क्या हमारे पास वाकई फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है या हम सब सिर्फ एक प्री रिटन स्क्रिप्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? ये एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल डर है जो ह्यूमैनिटी को सदियों से परेशान करता आ रहा है। इंसान हमेशा से ये जानना चाहता है कि उसकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आखिर है किसके हाथ में। बिल्कुल। और इस जटिल मुद्दे को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम भगवद गीता की टीचिंग्स, स्वामी मुकुंदानंदा के विचार, गुरबाणी की विजडम और मॉडर्न सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पर आधारित चर्चा करेंगे। आज की इस डिबेट में मैं एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करूंगी जहां लक, सिस्टेमिक प्रिविलेज और जेनेटिक्स का एक अनडिनाएबल रोल माना जाता है। वहीं आप एक लेगेसी और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को प्रेजेंट करेंगे जहां इन सभी चीजों को पुराने कर्मों का नतीजा माना जाता है। हाँ, और मैं शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि लेगेसी अप्रोच किस्मत को कोई रहस्यमयी या जादुई शक्ति नहीं मानती। ये एक ऐसी कॉज एंड इफेक्ट चेन है, एक मैकेनिज्म है जिसका आगाज हमारी लिमिटेड मेमोरी से बाहर जरूर है, पर उसका असर पूरी तरह से लॉजिकल है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा मानना है कि आज की मॉडर्न लाइफ में आप लक और प्रिविलेज को किसी भी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। अगर हम रियल वर्ल्ड डेटा और मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी हमें बार बार दिखाता है कि आपका जिप कोड यानी आप किस इलाके में पैदा होते हैं वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फाइनेंशियल सक्सेस को सबसे ज्यादा डिटर्मिन करता है। एनवायरनमेंट का रोल तो है। राइट। और एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी में फेट को परसाए गॉडेसेस के रूप में देखा जाता था, जो इंसान की जिंदगी का धागा बुनती थी और उस धागे की लंबाई पहले से तय होती थी। या फिर अगर हम उमर खयाम की रुबाइयत का हवाला दें तो वो कहते हैं कि किस्मत की उंगली जो लिख देती है, आपके हजारों आंसू और आपकी सारी मेहनत उस लिखे हुए का एक शब्द भी मिटा नहीं सकते। वो एक बहुत ही पोएटिक थॉट है, बट आज के यूथ के मुताबिक भी यही सच है ना। आप किस देश में पैदा होते हैं, आपके पेरेंट्स की वेल्थ क्या है, आपकी जेनेटिक हेल्थ कैसी है, ये सब एक कॉस्मिक लॉटरी है। ये प्री डिटर्मिन्ड लक है और ये लक आपकी लाइफ का 90% ट्रेजेक्ट्री पहले दिन ही सेट कर देता है। ऐसे में ये कहना कि सब कुछ सिर्फ आपके एक्शन या फ्री विल पर निर्भर करता है, एक तरह से ग्राउंड रियलिटी और सिस्टमिक प्रिविलेज को पूरी तरह से डिसमिस करना लगता है मुझे। मैं समझता हूँ, और जब हम अपने आसपास की इतनी भयानक इनइक्वालिटीज को देखते हैं तो लॉटरी या ब्लाइंड लक का कॉन्सेप्ट सबसे आसान और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है। लेकिन इस मुद्दे को देखने का एक और नजरिया भी है। लेगेसी पर्सपेक्टिव में जिसे हम लक कहते हैं, वो असल में प्रारब्ध कर्मा है। प्रारब्ध कर्मा? हाँ, स्वामी मुकुंदानंदा इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वैदिक फिलॉसफी कर्म को 3 मेन हिस्सों में बांटती है। पहला है संचिता कर्मा, जो हमारे पिछले जन्मों का पूरा एक्यूमुलेटेड बैगेज या बैंक बैलेंस आप कह लीजिए। ओके। दूसरा है प्रारब्ध कर्मा, जो उस संचिता कर्मा का वो हिस्सा है जो इस जन्म में मैनिफेस्ट होने वाला है, जिसे आप डेस्टिनी, लक या आम भाषा में किस्मत कहती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है
क्रियामान कर्मा। यानी जो हम अभी कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो एक्शन आप अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियसली ले रहे हैं। आप कह रही हैं कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, पर भगवद गीता और स्वामी मुकुंदानंदा समझाते हैं कि किस्मत कोई सुपरनैचुरल शक्ति नहीं है जो आसमान में बैठा कोई डिक्टेटर आप पर थोप रहा है। आप अपनी लाइफ के सिर्फ एक्टर नहीं हैं, आप डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हैं, पर स्क्रिप्ट तो वही पुरानी है ना। जो किस्मत आज आप फेस कर रही हैं वो आपकी ही पास्ट स्क्रिप्ट का इनर्शिया है, पर जो क्रियामान कर्मा आप आज कर रही हैं वो इस मैकेनिज्म के जरिए आपकी आगे की स्क्रिप्ट लिख रहा है। अब देखिए, किस्मत आपको ताश के पत्ते बांटती है, लेकिन खेलना आपको अपने स्वतंत्र इच्छा से ही पड़ता है। अच्छा, आपने ताश के पत्तों का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तो चलिए उसी की बात करते हैं। मेरा इस पर सीधा पुशबैक ये है कि खेल शुरू होने से पहले ही स्टार्टिंग लाइन डीपली फ्लॉड और अनइक्वल होती है। कैसे? अगर एक बच्चा एक्सट्रीम पॉवर्टी में पैदा होता है, मैलन्यूट्रिशन का शिकार है, और दूसरा एक बिलियनियर के घर पैदा होता है जहां उसे बेस्ट एजुकेशन और न्यूट्रिशन मिलता है, तो क्या हम वाकई ये कह सकते हैं कि दोनों के पास क्रियमाण कर्मा करने की इक्वल कैपेसिटी है? देखें, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, ये मैं मानता हूँ। सिर्फ सर्कमस्टांसेस नहीं, साइंस हमें बताती है कि बचपन का मैलन्यूट्रिशन और टॉक्सिक स्ट्रेस दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फिजिकली डेवलप नहीं होने देता, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक गरीब बच्चे की बायोलॉजिकली अच्छे डिसीजंस लेने की कैपेसिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर आपको ताश के खेल में कार्ड्स ही ऐसे मिले हैं जहां हाईएस्ट कार्ड 5 है और सामने वाले के पास सारे एसेस हैं, तो आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, मैथमेटिकली आपके जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी में एक क्लियर मेजरेबल प्रिविलेज है। इसे पिछले जन्म के कर्म कहकर जस्टिफाई करना, क्या ये उन गरीब लोगों पर ही उनकी गरीबी का दोष डालने जैसा नहीं है? इसको हम विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं आजकल। आपका ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग है, और मैलन्यूट्रिशन या पॉवर्टी के रियलिटी को डिनाई करना सच में गलत होगा। लेकिन हमें इस फ्रेमवर्क में सक्सेस की डेफिनेशन को दोबारा समझना होगा। सक्सेस की डेफिनेशन? हाँ, आप ताश के खेल में जीतने को मटेरियल वेल्थ या आसान जिंदगी से जोड़ रही हैं, पर लेगेसी फ्रेमवर्क में इस खेल को जीतने का मतलब फाइनेंशियल सक्सेस नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल और कैरेक्टर एवोल्यूशन है। स्वामी मुकुंदानंदा समझाते हैं कि संचिता और प्रारब्ध कर्मा आपको एक सिचुएशन में प्लेस जरूर करते हैं। स्टार्टिंग लाइन अलग है, बिल्कुल सही, पर क्या एक इंसान उन भयानक लिमिटेशंस के बावजूद एथिकल चॉइसेस ले सकता है? पर चॉइस लेना कितना मुश्किल हो जाता है ना वहाँ। मुश्किल होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं। यहाँ मैं दिनेश और कछुए की एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी कोट करना चाहूंगा। वेट, कछुआ? टॉर्टोइस? हाँ, टॉर्टोइस। एक बार दिनेश अपने फ्यूचर को लेकर इतना परेशान था कि वो एक फॉर्चून टेलर के पास गया। उस फॉर्चून टेलर ने जमीन पर चौक से 2 सर्कल्स बनाए, एक व्हाइट जो गुड लक का प्रतीक था और एक ब्लैक जो मिस फॉर्चून का। उसने एक कछुए को बीच में रखा और कहा कि ये कछुआ जिस सर्कल में जाएगा वही तुम्हारी किस्मत होगी। ओके, अब कछुआ धीरे धीरे ब्लैक सर्कल की तरफ बढ़ने लगा। दिनेश ने देखा कि डिजास्टर उसके सामने है। उसने तुरंत कछुए को उठाया और खुद अपने हाथों से व्हाइट सर्कल में रख दिया। फॉर्चून टेलर चिल्लाया कि तुम डेस्टिनी के साथ इंटरफेयर कर रहे हो। तो दिनेश ने सीधा जवाब दिया, तो क्या मैं चुपचाप बैठकर इस कछुए को मेरा फ्यूचर बर्बाद करते देखता रहूं? वाओ! इस कहानी का मैकेनिज्म समझिए। डेस्टिनी एक फिक्स्ड पैरामीटर सेट करती है, एक लिमिटेशन देती है, लेकिन आपका पुरुषार्थ यानी सेल्फ एफर्ट उस लिमिटेशन के अंदर भी आपका रिस्पॉन्स तय करता है, भले ही वो रिस्पॉन्स सिर्फ एक छोटी सी मॉरल चॉइस ही क्यों ना हो। ये कहानी सुनने में बहुत हिम्मत देती है, आई एडमिट, पर क्या रियल लाइफ हमेशा इस कछुए की तरह इजीली उठाकर व्हाइट सर्कल में रखी जा सकती है? मेरा मानना है कि हिस्ट्री और लिटरेचर हमें एक बिल्कुल अलग रियलिटी दिखाते हैं। जैसे मनोहर मालगोंकर की ब्रिलियंट नॉवल अ बेंड इन द गैंजीज को ही लीजिए। इस नॉवल में हमें 2 कैरेक्टर्स मिलते हैं, देबी दयाल और ज्ञान तलवार। देबी एक बहुत ही राइचियस, ब्रेव और प्रिंसिपल्ड इंसान है। उसने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया और रेवोल्यूशनरी बन गया। दूसरी तरफ ज्ञान एक अपॉर्चुनिस्ट है जो अपने फायदे के लिए हमेशा अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करता है। राइट, दोनों के कर्म अलग हैं। एग्जैक्टली, दोनों अपनी समझ से क्रियमान कर्मा कर रहे हैं, लेकिन फिर 1947 का पार्टीशन होता है। ये एक ऐसी मैक्रोस्कोपिक भयानक ट्रेजेडी थी जिसने सारी इंडिविजुअल इक्वेशंस पलट दी।
देबी अपनी सारी राइचियसनेस और अच्छे कर्मों के बावजूद ट्रेन में एक मॉब के हाथों मारा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी फिजिकल रिलीजियस आइडेंटिटी भीड़ के गुस्से का शिकार बन जाती है। ट्रैजिक एंड। उसकी सारी मेहनत, उसके सारे असूल एक ऐसी अनकंट्रोलेबल हिस्टोरिकल इवेंट्स की आंधी में जीरो हो गए जो उसने क्रिएट नहीं किए थे। एक बटरफ्लाई इफेक्ट या केओस थ्योरी का परफेक्ट एग्जाम्पल लीजिए, जहां बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स इंडिविजुअल मेहनत को कुचल देते हैं। जब ऐसी अचानक आने वाली ट्रेजेडीज हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट को ओवरराइड कर देती हैं, तो वहां क्रियमान कर्म कहाँ बचता है? उसने तो कछुए को सही जगह ही रखा था ना। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पार्टीशन जैसी ट्रेजेडी भयंकर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का अस्तित्व ही खत्म हो गया। जब हम ऐसी मैक्रो इवेंट्स की बात करते हैं तो लेगेसी फ्रेमवर्क इसको कलेक्टिव कर्मा के रूप में देखता है। कलेक्टिव कर्मा? हाँ, ये केओस थियरी जैसा ही है, जहां हजारों लाखों लोगों के कर्मिक ट्रेजेक्ट्रीज एक पॉइंट पर क्लैश कर रहे होते हैं। अब बैंड इन द गैंजीज में देबी दयाल का अंत ट्रैजिक था, इसमें कोई शक नहीं, पर उस ट्रेजेडी के आखिरी पलों में भी उसका कैरेक्टर, उसका रिस्पॉन्स प्री डिटरमाइंड नहीं था। उसने उस वक्त भी भागने या कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय अपने असूलों पर खड़े रहने का चॉइस लिया। यही उसका क्रियामान कर्मा था। पर रिजल्ट तो वही हुआ ना, उसका मरना। रिजल्ट मटीरियल दुनिया में वही हुआ, पर स्पिरिचुअल कार्मिक रिकॉर्ड में नहीं। भागवत गीता के 18वें अध्याय श्लोक 83 में कृष्णा अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद कहते हैं, यथेच्छासी तथा कुरु, यानी अब जैसा तुम चाहो वैसा करो। जरा सोचिए, अगर स्क्रिप्ट पहले से पूरी तरह लिखी होती तो कृष्णा को यह कहने की जरूरत ही क्या थी? That's a fair point. वो उसे एक रोबोट की तरह कमांड दे सकते थे। पर कर्मा एक नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट लॉ है। आपने एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात की, तो लेट मी शेयर द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ क्रिस हेवंस। Chris Havens. हाँ, क्रिस एक मर्डर के चार्ज में 25 साल की सजा काट रहा था प्रिजन में। Oh wow. 25 साल. एग्जैक्टली। उसका प्रारब्ध, उसका एनवायरनमेंट, सब कुछ तबाह हो चुका था। प्रिजन एक ऐसी जगह है जो इंसान को कंप्लीटली एजेंसी लेस कर देती है, पर क्रिस ने वहां मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया। ही टॉट हिमसेल्फ एडवांस्ड मैथ बिहाइंड बार्स। उसने अपनी मेंटल एनर्जी को चैनल किया, बाहर के स्कॉलर्स के साथ कोलैबोरेट किया और मैथमेटिक्स में एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर पब्लिश किया। आज वो दूसरे इनमेट्स को मैथ पढ़ाता है। That is incredible. है ना? क्रिस ने अपना पास्ट इरेज नहीं किया, ही स्टिल सर्विंग टाइम, लेकिन उसने उस रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर अपना कार्मिक फ्यूचर रीराइट कर दिया। डेस्टिनी ने उसे एक प्रिजन सेल दिया, लेकिन उसके कर्मा ने उसे एक मैथमेटिशियन बना दिया। क्रिस हेवंस का उदाहरण बहुत पावरफुल है और इससे समझ आता है कि कॉन्शियसली हम अपने एक्शंस बदल सकते हैं। पर चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली माइंड और मैकेनिक्स के लेवल पर समझते हैं। आपने कहा कि उसने कॉन्शियसली अपने दिमाग को रीडायरेक्ट किया। हाँ, लेकिन मॉडर्न साइंस, स्पेशली न्यूरोप्लास्टिसिटी, कहती है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। वैदिक फिलॉसफी में इस कॉन्सेप्ट को हम संस्कारास कहते हैं, यानी पिछले जन्मों के या इस जन्म के डीपली इनग्रेन्ड मेंटल टेंडेंसीज। मैं इसको एक मॉडर्न स्मार्टफोन एनालॉजी से समझाती हूँ। ओके, बताइए। इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक नया स्मार्टफोन है, पर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप्स फैक्ट्री से ही प्री इंस्टॉल्ड आए हैं। ये ऐप्स हमारे संस्कारास हैं, और प्रॉब्लम ये है कि आप इन ऐप्स को ईजिली डिलीट या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन का रूट एक्सेस नहीं है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। सबकॉन्शियस डिजायर्स, जिसे वासनास कहते हैं, ये अनसीन फोर्सेस की तरह बैकग्राउंड में हमेशा रन करते रहते हैं और हमारी मेंटल बैटरी और लाइफ चॉइसेस दोनों को ड्रेन करते हैं। अगर एक इंसान ने बचपन से सिर्फ ट्रॉमा देखा है तो उसका अमिगडाला हमेशा हाइपर एक्टिव रहेगा। उसका डिफ़ॉल्ट रिएक्शन गुस्सा या डर होगा। अगर हमारे पास से बने हुए ये संस्कारास हमारे रिएक्शंस को 95% ऑफ द टाइम ऑटो पायलट पर चलाते हैं, तो फ्री विल तो सिर्फ एक इल्यूजन हुई ना। तो आप कह रही हैं बायोलॉजिकली हम वायर्ड हैं? बिल्कुल, हम वही चूज करते हैं जो हमारा बायोलॉजिकली वायर्ड ब्रेन हमें चूज करने के लिए मजबूर करता है। जब स्क्रिप्ट हमारे न्यूरल पाथवेज में ही फिजिकली लिखी हुई है, तो हम उस स्क्रिप्ट से बाहर कैसे आ सकते हैं? आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी और डिफ़ॉल्ट ऐप्स की जो एनालॉजी दी है वो बहुत ही सटीक है, पर मैं इस रूट एक्सेस न होने की बात पर आपसे सहमत नहीं हूं। अच्छा, कैसे?
ये बिल्कुल सच है कि आपके पुराने कर्मों ने, पास्ट रिपीटेटिव एक्शंस ने एक स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे या संस्कारा बनाया है। अगर आपने हमेशा गुस्से से रिएक्ट किया है तो आपका डिफ़ॉल्ट ऐप एंगर ही होगा। राइट। पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कोर मैकेनिज्म सिर्फ ये नहीं कहता कि पाथवेज फिक्स्ड हैं। वो ये सिखाता है कि आप नए कनेक्शंस बना सकते हैं और पुराने कनेक्शंस को वीकन कर सकते हैं। आपका ब्रेन कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जिसमें डेटा परमानेंटली बर्न हो गया हो। ये एक प्लास्टिक डायनामिक स्ट्रक्चर है। गुरबानी का बहुत ही खूबसूरत मैं संदेश है, जो मैं किया सो मैं पाया और आपे बीजी आप ही खाओ। यानी जैसा बोएगा वैसा काटेगा। प्रिसाइसली। इसका मैकेनिज्म सीधा है। आपके आज के रिपीटेड एक्शंस ही कल का रिजल्ट क्रिएट करते हैं। जब आप माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इफेक्टिवली उस रूट एक्सेस को अनलॉक कर रहे होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप फिजिकली अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को थिक करते हैं, जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, और अपने रिएक्टिव एमिगडाला को श्रिंक करते हैं। तो आप बायोलॉजिकल लेवल पर चेंज ला रहे हैं। हाँ, आप उस स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच में एक पॉज क्रिएट करते हैं। उस 1 सेकंड के पॉज में ही आपकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल बसती है। किंग सुमित और उनकी पत्नी सत्यमती की पौराणिक कहानी इसका प्रमाण है। पिछले जन्मों में और इस जन्म की शुरुआत में उनका कर्मिक ब्लूप्रिंट बहुत ही डार्क था। उन्होंने हमेशा क्राइम्स किए थे। उनके डिफ़ॉल्ट ऐप्स पूरी तरह से मलिशियस थे। लेकिन उन्होंने चेंज किया। बिल्कुल। जब उन्होंने लाइफ के लैटर हाफ में ट्रू डिवोशन और साधना का रास्ता चुना तो उन्होंने लिटरली अपने ब्रेन के पाथवेज रीवायर कर दिए। उन्होंने अपना पास्ट नहीं बदला, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से अपनी आगे की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दी। ये मैकेनिज्म वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। आप ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने ब्रेन को फिजिकली ऑल्टर कर सकते हैं और उन संस्कारों की पकड़ को ढीला कर सकते हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि ये पर्सपेक्टिव इंसान को पूरी तरह से लाचार नहीं बनाता। बट लेट्स डिग अ बिट डीपर इनटू द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटकम्स। जरूर। जो नेपोटिज्म या ऑफिस पॉलिटिक्स का फायदा उठाता है, वहां ये मैकेनिज्म कैसे फेल हो जाता है? वहां फॉर्मूला फेल नहीं होता। एक सेकेंड, अगर हम लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को देखें, जहां वेदर सिस्टम्स या इकोनॉमी कब क्रैश हो जाए किसी को नहीं पता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स इनहेरेंटली केओटिक है? गुरबानी ये भी तो मानती है ना कि हुक्माए अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोए, यानी सब कुछ उस यूनिवर्सल लॉ, उस हुक्म के ही अंदर है। तो इस टोटल केओस और इंडिविजुअल कंट्रोल के बीच में क्या कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड है जहां हम ये एक्सेप्ट कर सकें कि हमारा कंट्रोल लिमिटेड जरूर है पर नलिफाइड नहीं? आपने एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर उंगली रखी है, और इसका जवाब ये है कि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। देयर इज अ प्रोफाउंड मिडिल ग्राउंड, और उस मिडिल ग्राउंड को हम ग्रेस या वैदिक फिलॉसफी में ईश्वर प्रणिधाना कहते हैं। ग्रेस, ठीक है। जब आप ऑफिस पॉलिटिक्स या नेपोटिज्म की वजह से प्रमोशन लूज करते हैं तो वहां फॉर्मूला फेल नहीं हो रहा होता, बल्कि फॉर्मूला का एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक मशीनरी में इंटीग्रेशन हो रहा होता है जिसे समझना ह्यूमन लॉजिक के बाहर है। जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आप आगामी कर्मा यानी फ्यूचर कर्मा जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका नतीजा कब और कैसे आएगा ये संचिता कर्मा और उस कॉस्मिक ऑर्डर पे निर्भर करता है। तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते। यहीं पर गीता का कर्म योगा का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम आता है। कृष्णा कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका डीप साइकोलॉजिकल लॉजिक समझिए। जब आप उस प्रमोशन से बहुत ज्यादा डीपली अटैच होते हैं तो आपकी एंग्जाइटी और कॉर्टिजोल लेवल्स हाई रहते हैं। आपका ईगो कहता है, मैंने मेहनत की है, मुझे मिलना ही चाहिए, जो कि एक बहुत नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। नेचुरल है, पर जब नहीं मिलता तो आप टूट जाते हैं, बिटरनेस से भर जाते हैं और आपका आगे का क्रियामन कर्मा खराब हो जाता है। लेकिन कर्म योगा आपको सिखाता है कि आप मेहनत पूरी करें पर रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ दें। यह है ईश्वरा प्राणिधान। जब आप ऐसी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेंटल फ्रिक्शन कम हो जाती है। आप एक्चुअली बेटर परफॉर्म करते हैं क्योंकि फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। और प्रमोशन न मिलने पर? और जब प्रमोशन नहीं मिलता तो उस डिसअपॉइंटमेंट को आप ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करते हैं। प्रमोशन एक एक्सटर्नल मटेरियल आउटकम था,
लेकिन उस पूरी प्रोसेस में बिना बिटर हुए ईमानदारी से काम करते रहना, ये आपका इंटरनल कैरेक्टर एवोल्यूशन था। ग्रेस कोई जादू नहीं है। ग्रेस वो क्लैरिटी और शांति है जो तब आती है जब आप समझ जाते हैं कि आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका कर्म है, बाकी सब उस बड़े हुक्म का हिस्सा है। ये पर्सपेक्टिव चीज़ों को एक बहुत ही क्लियर लाइट में रखता है। अगर मैं इस चर्चा की सारी कड़ियों को जोड़ूं, तो मॉडर्न थॉट का ये मानना कि सब कुछ सिर्फ लक, जेनेटिक्स और प्रिविलेज है, ये पर्सपेक्टिव कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस पर विश्वास करें, तो ये हमें पूरी तरह से पावरलेस और लाचार बना देता है। ये हमें समाज और हिस्ट्री का परमानेंट विक्टिम बना देता है, जहां कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं बचता। बिल्कुल सही। आजकल के यूथ में डिप्रेशन और बर्नआउट ला रहा है। हाँ, वो एक्सट्रीम भी ठीक नहीं है। द लेगेसी पर्सपेक्टिव, अगर उसे आपके बताए इस तरीके से समझा जाए, तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बैलेंस ऑफर करता है। इसको मैं एक शिप और कैप्टन की एनालॉजी से समराइज करना चाहूंगी। शौक से। आपका संचिता कर्मा, आपका अपब्रिंगिंग, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, ये सब समुद्र की लहरें, तूफान और हवा की दिशा की तरह हैं। ये आपकी किस्मत है, इस पर आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। लेकिन उस तूफानी समुद्र में अपनी पतवार यानी रडर कैसे घुमानी है, अपनी सेल्स को हवा के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है, जिन संस्कारों को आप फीड करते हैं या उन्हें स्टाफ करते हैं, वो आपका क्रियामान कर्मा है। और कभी-कभी डिस्पाइट द बेस्ट स्टीयरिंग, शिप डूबता भी है। जब ऐसी ट्रेजेडी होती है जहां चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाती हैं, वहां वो एक्सेप्टेंस और ग्रेस काम आती है। आपने बिल्कुल सही तरह से समराइज किया है इसको। डेस्टिनी हमें कार्ड्स बांटती हैं और उन कार्ड्स को ठीक तरीके से, एथिकल तरीके से खेलना हमारा कर्मा है। और अगर कोई लगातार अच्छा खेल रहा है, बैड कार्ड्स मिलने के बावजूद एथिकल और कॉन्शियस चॉइसेस ले रहा है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए अपने डिफ़ॉल्ट ऐप्स को रीवायर कर रहा है, तो ग्रेजुअली वो अपने आने वाले कल की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर रहा है। सो हम प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग अ प्री रिटन स्क्रिप्ट। हम इस कहानी के को-ऑथर्स हैं। ब्रह्मांड हमारे एक्शंस का रियल टाइम में रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उस व्यक्ति का सवाल जिसमें उसने पूछा था कि मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी प्रमोशन नहीं मिला, इज दिस माय कर्मा और बैड किस्मत? उसका लॉजिकल जवाब यह है कि सर्कमस्टेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं थे। दैट वॉज द लिमिट ऑफ योर प्रारब्धा। लेकिन कल सुबह उठकर आप उस रिजेक्शन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आप बिटरनेस और डिफीट चुनेंगे या रेजिलियंस और एक नए सेल्फ एफर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे? ये स्पेसिफिक चॉइस आपका क्रियामान कर्मा होगा, जो आपके आने वाले कल की नई स्क्रिप्ट तैयार करेगा। ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल और एक्शन ओरिएंटेड विचार है। द आइडिया दैट वी नीड अ डेलिकेट मिक्स, एफर्ट विदाउट ईगो एंड एक्सेप्टेंस विद ग्रेस। हमारे आज के इस सोर्स मटेरियल में, चाहे वो भगवद गीता हो, गुरबानी हो या मॉडर्न सोशियोलॉजी और न्यूरोसाइंस, इन सब में ह्यूमन एजेंसी और कॉस्मिक लिमिट्स के बैलेंस को बहुत गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। एब्सोल्युटली। हमने आज इस चर्चा में इस जटिल मुद्दे की बस एक सतह को छुआ है। इसमें ढूंढने और पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हम आज किसी एक पक्ष को डिफिनिटिवली करेक्ट या विनर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। चाहे आप जिंदगी को स्ट्रिक्टली मॉडर्न सिस्टेमिक प्रिविलेज के लेंस से देखें या फिर संचिता और आगामी कर्मा के इस वास्ट इंटरकनेक्टेड वेब के जरिए, एक बात जो सबसे ऊपर उभर कर आती है वो ये है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेप ऑलवेज रिमेन्स योर्स। आपका अगला कदम हमेशा आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मजबूर करती है। ये हमें चैलेंज करती है कि हम अपने दिमाग के उन डिफ़ॉल्ट ऐप्स को पहचानें और खुद से पूछें कि क्या हम उस कोड को परमानेंटली रीराइट करने के लिए तैयार हैं। और उस कोड को रीराइट करने की पावर हमारे पास इसी वक्त, इस प्रेजेंट मोमेंट में ही है। तो अगली बार जब आपकी लाइफ की एक्सरे मशीन आपको किसी फेलियर का क्लियर रीजन न दिखा पाए और सब कुछ धुंधला और मर्की लगने लगे, खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आप उस कछुए को धीरे धीरे ब्लैक सर्कल में जाने देंगे या आप खुद उसे उठाकर व्हाइट सर्कल में रखने की हिम्मत करेंगे? थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द डिबेट। आपसे फिर मुलाकात होगी।